Bismillahirrahmanirrahim. So today's lecture is based on diatomic linear chain. Diatomic linear chain से मुराद ये है कि आपके पास जो वो चेन है, एटम्स की चेन है, उसमें दो डिफरेंट तरह के एटम्स हैं, लाइक दिस वन. एक mass m1 है, एक mass m2 है. They are connected to each other. The nearest neighbor interactions consider की गई है. अब इसकी रियल एग्जांपल अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड की जैसे क्रिस्टल है. Sodium and chlorine both are arranged in alternate way. One is the sodium, the next will be chlorine. और उससे फर्दर आप अगर मूव करेंगे तो देन अगेन सोडियम आएगा और फिर उसके बाद फिर क्लोरीन होगा. यहाँ भी यही कुछ सिनेरियो है कि mass m1 है, फिर mass m2 है, then again mass m1, m2, again m1. yes. अब यहाँ पे जो interactions हैं we only are considering the nearest neighbor interactions. जो m1 है वो just m2 के साथ interact कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी m2 के साथ ही interact कर रहा होगा. नेक्स्ट नियरेस्ट जो एटम है वो ये वाला है, लेकिन उसके साथ के इंटरेक्शन को हम कंसीडर नहीं कर रहे. अब अगर इसकी मोशन को देखें तो इसकी मोशन की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि ये डिफरेंट तरह से, लाइक द फर्स्ट इज योर m1 को अगर एनालाइज करना चाहें तो ये m1 या तो ऐसे ऑसिलेट कर सकता है या फिर इस तरह से ऑसिलेट कर सकता है, और अगर तीसरी डायमेंशन भी अलाउड है तो अब आउट ऑफ द स्क्रीन एंड इनवर्ड टू द स्क्रीन वो थर्ड मोशन भी इसकी पॉसिबल है. सो हमारे पास जो मोशन है वो इंडिपेंडेंटली ये मूव नहीं कर रहा. दैट मीन कि ये इंटरेक्शन इसको कुछ इन्फ्लुएंस होगा इसका भी. इसी तरह अगर m2 को देखें तो ये भी अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट एंड बैक एंड फोर्थ मोशन इसकी आउट ऑफ द स्क्रीन एंड इनवर्ट द स्क्रीन पॉसिबल है. अब इन मोशंस को देखते हुए दोनों एटम्स जो हैं, इवन थर्ड, फोर्थ से फिफ्थ, सिक्स्थ, जो भी आप कंसिडर करें, उनके इंटरेक्शंस जो वाइब्रेशंस हैं वो इस तरह से पॉसिबल होंगी. अब कॉम्बिनेशन अगर मोशन के देखे जाएं, लाइक m1 तो m1 एंड m2 की मोशंस के जो कॉम्बिनेशन हैं, अगर आप m1 को देखें ये अपवर्ड ऐसे मोशन कर रहा हो और m2 जो है वो भी अपवर्ड इसी तरह से मोशन कर रहा हो, स्टिल वो मोशन भी आगे एक कॉम्बिनेशन बना रही है कि ये अपवर्ड मूव करे और m2 भी अपवर्ड मूव करे. मतलब दोनों की जो मोशन है वो आइडेंटिकल हो. इफ they are having the identical motion, actually they are moving in phase to each other. ये भी upward move करता है, ये भी upward move करता है. तो ये जो in phase motion है, it's an acoustic mode. और अगर ये out of phase motion करते हैं, m1 upward है और m2 downward motion में है, तो ये जो मोड है ये ऑप्टिकल मोड कहलाएगा. In case of optical mode, there is an opposite motion of alternate atoms from each other. m1 and m2 की जो मोशन है वो out of phase and opposite है. Out of phase is the same thing like opposite motion. ये upward move कर रहा हो, ये downward move कर रहा हो. और acoustic में in phase motion है, ये upward है तो ये भी upward है. अब यही चीज मैंने यहाँ इंडिकेट की हुई है कि इस, अब अगर इस वेव को एनालाइज करें, लेट्स से कि ये जो यहाँ की मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से ये अपवर्ड मूव करके यहाँ तक पहुंचा है, तो ये भी इसी तरह की कोई अपवर्ड मोशन से ही था. सो बोथ आर इन फेज मोशन. द नेक्स्ट वन इज आल्सो इन फेज टू देम. और अगर ये डाउनवर्ड मोशन है तो इस वाले m1 एटम और m2 दोनों की डाउनवर्ड मोशन है. यहाँ भी इसी तरह से डाउनवर्ड मोशन. दिस this motion or the mode of vibration is your acoustical mode. और जो अपोजिट है उसमें आप ये देखिए कि अगर m1 अपवर्ड मूव कर रहा था तो m2 डाउनवर्ड मोशन में है. इसी तरह
M1 अगर डाउनवर्ड मोशन में है तो M2 अपवर्ड मोशन में है। सो बोथ आर जस्ट आउट ऑफ फेज, और ये जो मोड है इनको हम ऑप्टिकल मोड कह रहे हैं। अब फर्दर इनको कैटेगराइज किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि जो वेव है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ये वेव, आई एम गोइंग टू शो यू, यस, ये अगर वेव हम यूं कहें कि इस डायरेक्शन में वेव वेक्टर के है, यस, वेव वेक्टर के अगर इस डायरेक्शन में है, और इन एटम की ऑसिलेशन को अगर देखा जाए, अगर एटम ऑसिलेट ऐसे कर रहे हैं कि वेव इधर मूव करे और एटम आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में अप एंड डाउन मोशन हो इसकी, यस, अप एंड डाउन मोशन अगर है, तो हमें पता है कि इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो मोशन है वो अलोंग द डायरेक्शन होती है, और ट्रांसवर्स जो वेव है उसके केस में इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉन्गिट्यूडिनल, यस, अलोंग द मोशन, अलोंग द डायरेक्शन, और जो ट्रांसवर्स है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन मोशन ऑफ एटम्स होती है। अब इसमें आप देखें, अगर ये एटम, जैसे ये वेव शो की गई है, ऐसे मूव कर रहे हैं, यस, अगर ये ऐसे मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन मोशन में और वेव इधर ट्रेवल कर रही है, तो फिर ये आपके पास ट्रांसवर्स अक्यूस्टिक मोड है। और अगर ये एटम्स इस डायरेक्शन की बजाय इसी के अलोंग, आई मीन टू से कि ये ऐसे और इस तरह से मूव कर रहे होते, जबकि के की डायरेक्शन स्टिल यही है, प्रोपोगेशन इधर ही है, प्रोपोगेशन इधर ही है इसी डायरेक्शन में, और आपके पास जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं उनकी भी यही डायरेक्शन है। यस, अगर वेव इधर ही मूव कर रही है और इनकी ओसिलेशन भी इसी तरह से है, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है उसी डायरेक्शन में एटम्स की ओसिलेशन है, तो वो आपके पास जो मोड बनेगा दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, यस, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल अकॉस्टिक मोड। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो आउट एंड अप, आउट एंड इनवर्ड टू द स्क्रीन हो सकती है, जो कि स्टिल आपके पास एक ट्रांसवर्स मोड ही होगा, क्योंकि वो प्रोपोगेशन के तो परपेंडिकुलर ही रहेगी। इसी तरह का ऑप्टिकल को देखें तो ऑप्टिकल में भी यही सिनेरियो है। ऑप्टिकल में वेव अगर इधर ट्रैवल कर रही है और ऑसिलेशन उसके परपेंडिकुलर है इनकी, जैसे ये परपेंडिकुलर ऑसिलेशन है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, आई, यस, अगर ये के इधर है और ओसिलेशन, आप ये देखें इसकी ओसिलेशन इसी तरह से है, तो ये आपके पास ट्रांसवर्स मोड है। और अगर ये ओसिलेशन कुछ इस तरह से हुई, इस तरह से, जबकि ये हमारे पास जो पहले एरो मैंने ड्रॉ किया था, दिस वन इज योर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और ये मोशन अगर इस तरह से है तो फिर आपके पास ये वो यस लॉन्गिट्यूडनल ऑप्टिकल मोड बन जाएगा। फाइन, हम इन जनरल जो बात करेंगे वो या तो अक्यूस्टिक मोड की करेंगे या ऑप्टिकल मोड की करेंगे। हम इन कैटेगरी, आल्दो के इन्हीं को ही फर्दर कैटेगराइज किया गया है, लेकिन हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि ये हम ऑप्टिकल मोड की बात, लॉन्गिट्यूडनल अक्यूस्टिक मोड की बात कर रहे हैं या ट्रांसवर्स अक्यूस्टिक मोड। वी विल जनरली से दैट कि इट्स अ acoustic mode और optical mode, right? Under this approximation, ये जो इंटरेक्शन है नियरेस्ट नेबर एटम्स के इंटरेक्शंस हैं, इन्हीं को देखते हुए
हमने ऑलरेडी जो लीनियर चेन है वन एंड मोनोएटॉमिक केस में इक्वेशन लिखी थी बाय हुक्स लॉ, तो इस केस में भी वही चीज है, C इज योर कांस्टेंट ओवर हियर, स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और हमें पता है कि अगर, क्योंकि ये एटम दोनों डिफरेंट हैं, तो फिर उनके जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो उन्हीं के हिसाब से असाइन किए जाने चाहिए। सो m1 का डिस्प्लेसमेंट हम म्यू एस के साथ असाइन कर देते हैं और m2 का वी एस के साथ असाइन कर देते हैं। इसके जो नेक्स्ट एटम है वो म्यू एस प्लस वन है और इससे जो बैक है वो म्यू एस माइनस वन है। एंड दिस इज द सेम सिनेरियो जो आप लास्ट लेक्चर, इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ मोनोएटॉमिक की बजाय डायटोमिक चेन है। सो इस डायटोमिक चेन में अब यहाँ वी एस और म्यू एस है। मोनोएटॉमिक में हमारे पास एक इक्वेशन थी क्योंकि वो सिमिलर सारे आइडेंटिकल एटम्स थे और उन आइडेंटिकल एटम में हमने किसी एक को कंसीडर करके उसकी मोशन को देखा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि मैसेज तो डिफरेंट है, आई मीन आइडेंटिकल एटम्स नहीं है, डायटोमिक चेन है, तो फिर हमें इसकी मोशन को और इसकी मोशन को सेपरेटली एनालाइज करना पड़ेगा। सो इसके जो नियरेस्ट है वो म्यू एस की बजाय ये है। यस, तो इस केस में हम एनालाइज जो कर रहे हैं वो इन मोशंस को कर रहे हैं, म्यू एस और वी एस को। सो द फोर्स ऑन दिस म्यू एस इज the result of the interactions with Vs and Vs minus 1, कि हम nearest neighbor interaction को देख रहे थे। तो इसके साथ ये एटम इंटरेक्ट कर रहा है और ये एटम इंटरेक्ट कर रहा है। सो जो डिस्प्लेसमेंट होगा F इज इक्वल टू सी एक्स या के एक्स, आप जो भी इसको अज्यूम कर ले, उस हिसाब से इसका रिलेटिव डिस्टेंस और इसके रिलेटिव डिस्टेंस के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। सो अगर आप इसको देखें तो वी एस माइनस वन माइनस म्यू एस, ये इसका डिस्टेंस, एफ इज इक्वल टू के सी एक्स वाला फॉर्मूला, और इसका इसके साथ इंटरेक्शन देखें तो वी एस माइनस म्यू एस होगा। सो जो ओवरऑल फोर्स होगी दैट मस्ट बी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मीन्स कि एक फोर्स यहाँ से आ रही है, एक फोर्स यहाँ से आ रही है, उन दोनों को हमने सम किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अब वी एस को देखें तो वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है और इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो उसकी जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इन